इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी अब तक की जो यात्रा है उसमें आपने मनी एंड बैंकिंग को समझा, आपने देखा कि प्राइसेस कैसे वर्क करते हैं, आपने नेशनल इनकम को अंडरस्टैंड किया, आपने देखा कि एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, इनकम, प्रोडक्शन कैसे रोल प्ले करती है इकोनॉमी में, कैसे इंटीग्रेटेड होती है। अब अल्टीमेटली हम ये समझने की ओर जा रहे हैं, उन नेशनल इनकम के चैप्टर में हम ये जानते हैं कि अल्टीमेटली नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं, नेशनल इनकम किन चीज़ों से कंपोज्ड होती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ अलग समझेंगे। अब हम ये समझेंगे कि ये जो इनकम है, ये जो एम्प्लॉयमेंट है, आउटपुट है, डिमांड, सप्लाई, कंजम्पशन, ये एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करती हैं, ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं, कैसे इम्पैक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। क्यों समझना ज़रूरी है ये सब? देखो, किसी भी सोसाइटी में गवर्नमेंट का ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट हो। किसी भी सोसाइटी में गवर्नमेंट का ये रोल है कि वो ये इंश्योर करे कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट हो। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट होना माने इनकम होना। जब लोगों के पास इनकम होगी तो लोग अपनी डिमांड्स, अपनी वांट, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे, यानी कि उनकी इन ज़रूरतों के लिए जो उन्हें कंज्यूम करना है उस कंजम्पशन को वो सपोर्ट कर पाएंगे, यानी कि वो एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। एक्सपेंडिचर कैपेसिटी आप में तब आती है जब आपके पास इनकम होती है। इनकम के लिए ये नेसेसरी है कि आप एम्प्लॉयड हों, वर्किंग हों। अब दूसरी बड़ी चीज़, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होता है कि इनफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हों, इनफ प्रोडक्शन हो। बट सवाल तो यही खड़ा होता है कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ या प्रोडक्शन क्यों होंगी? प्रोडक्टिव एक्टिविटी या प्रोडक्शन तब तक ही कामयाब होती है जब तक उस प्रोडक्शन को उसकी वैल्यू मिलती है। क्योंकि प्रोडक्शन क्या है? वैल्यू एडिशन। आपने खेतों में कपास उगाया, कॉटन, आपने उस पर फैक्टर ऑफ सर्विसेज अप्लाई किया, जिन्हें फैक्टर ऑफ पेमेंट्स कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप अप्लाई किया उस पर, और आपने उसी कॉटन को यार्न में बदला, आपने उसी यार्न को टेक्सटाइल में बदला, और उसी टेक्सटाइल को गारमेंट्स, अपैरल्स में बदला। आपने हर स्टेज पे आपने प्रोडक्शन किया, आपने प्रोसेस किया, और आपने उसमें एक वैल्यू इंस्टिल की, वैल्यू ऐड की। दिस इज़ द वैल्यू एडिशन। ये वैल्यू पे होती है मार्केट में, जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाता है। इफ़ यू आर गेटिंग दैट वैल्यू फ्रॉम द मार्केट, only then you would be able to produce. If you are not getting that value, you won't be able to produce. Why? Because प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस रिक्वायर्ड थे, जिन हाउस होल्ड्स ने, जिन लोगों ने इस प्रोडक्शन यूनिट को वो फैक्टर सर्विसेज ऑफर की हैं, उनको उन फैक्टर सर्विसेज के लिए फैक्टर पेमेंट्स भी चाहिए। लैंड के बदले में लैंड को रेंट चाहिए, लेबर के बदले में लेबर को वेजेस चाहिए, कैपिटल के बदले में कैपिटल को इंटरेस्ट चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स चाहिए। दीज आर द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस एंड दीज आर द 4 फैक्टर सर्विसेज दैट यू आर ऑफरिंग टू प्रोसेस और टू प्रोड्यूस समथिंग। इन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस या फैक्टर सर्विसेज की मदद से तो वैल्यू एडिशन हुआ उस कॉटन में, और वो टेक्सटाइल बना। और ये वैल्यू अगर मार्केट से इस टेक्सटाइल को मिल ही नहीं रही है, तो ये वैल्यू फैक्टर पेमेंट बन के कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी फैक्टर सर्विसेज को? और अगर आप फैक्टर पेमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं फैक्टर सर्विसेज को, तो फैक्टर सर्विसेज नहीं पहले तो फैच करवाएंगे आप। दूसरी बात, फैक्टर पेमेंट ही तो इनकम है उनकी, तो फिर उनके पास कोई इनकम नहीं होगी। और जब उनके पास कोई इनकम नहीं होगी
एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे? अपनी वांट, अपनी नीड्स को सपोर्ट या सेटिस्फाई कैसे करेंगे? डिमांड क्रिएट करेंगे पर फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर enough production activity, enough productive activity. So it is the responsibility of the government to ensure employment so that income would be there. It is the responsibility of the government to ensure production so that supply would be there, so that when you are supplying the goods to the market, you will fetch value and then you will distribute that value in the form of factor payments, so income would be there to the households. This is how this whole cycle is working. Is that clear? थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि इमेजिन करिए 2025 का ईयर है, 2024 में ही प्रोड्यूसर को ऐसा लगा कि 2024 के एंड तक 1000 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ कंज्यूम हो जाएंगे। प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेड, कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री वाले को ऐसा लगा कि 2024 जनवरी में उसे ऐसा लगा कि 2024 के दिसंबर तक 1000 शर्ट्स कंज्यूम हो जाएंगी, मतलब 1000 शर्ट्स की डिमांड आएगी। ठीक है, 1000 शर्ट्स क्या हो जाएंगी? कंज्यूम, मतलब 1000 शर्ट्स की डिमांड आएगी। तो उसने 1000 शर्ट्स की प्रोडक्शन करने के लिए, सपोज कीजिए मान लीजिए 100 शर्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए 10 पीपल इंगेज होते हैं, 10 एम्प्लॉयमेंट्स। तो 1000 शर्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई? 100। तो 1000 यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए 100 यूनिट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। इज दैट क्लियर? और सपोज कीजिए इस सोसाइटी में 100 मेंबर ही थे जिन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, तो देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 100 यूनिट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, और 100 पीपल दोज हु आर सीकिंग द एम्प्लॉयमेंट, तो उन्हीं को जरूरत थी एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट हो गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर सपोज कीजिए कि 600 यूनिट्स ऑफ शर्ट्स ही बिकी, मतलब एक्सपेक्टेड डिमांड कुछ और थी, लेकिन जो एक्चुअल डिमांड आई वो एक्सपेक्टेड से कम थी और 600 यूनिट्स ऑफ शर्ट्स ही बिकी। ऐसे में एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 400 शर्ट्स बच गई। तो अब जब आप 2025 जनवरी में बिगिन होंगे तो बिगिनिंग में आपके पास 400 शर्ट्स की इन्वेंट्री पहले से ही है। यू हैव इन्वेंट्री ऑफ 400 शर्ट्स। और सपोज कीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि इन 2025 इन दिस ईयर 2025 के दिसंबर तक भी 1000 शर्ट्स के ही डिमांड आने वाली है। तो अब आप एक्स्ट्रा कितनी शर्ट्स बनाएंगे? 600। 400 आपकी इन्वेंट्री में है। तो इन दिस ईयर एवरी 100 शर्ट्स के पीछे आप 10 यूनिट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो 600 शर्ट्स बनाने के लिए आप 60 यूनिट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। लेकिन सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट सीकर कितने हैं? 100। मतलब 40 ऐसे लोग थे जिन्हें एम्प्लॉयमेंट 2025 में नहीं मिलेगी। आपको पता है कि 2025 में इन 40 पीपल को एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिला? ये सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि 2024 में डिमांड फॉल हो गई थी। 2024 के प्रीवियस साइकिल में डिमांड या कंजम्पशन गिर जाने से नेक्स्ट साइकिल में एम्प्लॉयमेंट गिर गया, और इसका रीज़न बना इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को हम कहते हैं इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी इन्वेस्टेड लास्ट ईयर, सो कंपनी हैविंग इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ 400 शर्ट्स, it is the investment of the company. So when company invested last year, company generated employment for that investment
इट मीन्स कंपनी जनरेटेड इनकम, उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो लास्ट ईयर कर दी इनकम जनरेट हो गई वहीं पे, बट इन द नेक्स्ट ईयर 400 शर्ट्स के लिए अब इन्वेस्ट नहीं करें क्योंकि इन्वेस्टमेंट है पहले से, 600 का ही इन्वेस्टमेंट करना है उन्हें। 40 पीपल का एम्प्लॉयमेंट इस साइकिल में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। 2025 के साइकिल में 40 पीपल सफ़र हुए, उनकी इनकम सफ़र हुई। चलिए अब देखिए गेम, अब आप ऑब्जर्व करिए। नो थर्ड पार्टी इज वॉचिंग दिस, कोई देख नहीं रहा है इसको, सिर्फ ये कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में ही चल रहा है खेल। ये 2026 क्या होगा देखो, कंपनी ये कह के चल रही है कि 2026 के एंड में भी 1000 शर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, 2026 के एंड में भी 1000 शर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 2025 में समहाउ शर्ट्स की रिक्वायरमेंट 1000 शर्ट्स की रिक्वायरमेंट मीट हो गई थी क्योंकि 2024 के टाइम की फुल एम्प्लॉयमेंट की इनकम थी। और शर्ट्स क्लॉथ में आती हैं, शर्ट्स क्लॉथ का पार्ट है, तो क्लॉथ जो होता है वो जो हमारी डिमांड है ऐसी, दैट डिमांड इज़ वेरी असेंशियल डिमांड, इट इज़ असेंशियल कंजम्पशन। ओके, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो 2025 में 1000 शर्टें बनाई, 1000 कंज्यूम हो गई। लेकिन अब आप ज़रा देखिए, अब नाउ इन द ईयर ऑफ द 2026, इन द बिगिनिंग ऑफ द 2026 जनवरी, ज़ीरो इन्वेंट्री, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि 1000 शर्टें ही डिमांड आने वाली है। तो 1000 शर्टों के लिए 100 यूनिट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे दिया। इस ईयर एम्प्लॉयमेंट पूरा आ गया, डन हो गया। लेकिन जो पिछले ईयर 40 पीपल कम एम्प्लॉयड थे, उसका इम्पैक्ट कंपनी को नेक्स्ट ईयर में बियर करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले ईयर 40 पीपल की इनकम हैम्पर हो गई थी। तो नेक्स्ट ईयर में कंपनी के 1000 यूनिट्स ऑफ शर्ट्स में से 500-600 यूनिट्स ऑफ शर्ट्स ही बिकेंगे, यानी कि वहाँ पर कंपनी की प्रोडक्शन की वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ हुई। कंपनी को ना चाहते हुए भी इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन करना पड़ा 400 शर्ट्स का। आई बात समझ में? और कंपनी को खड़े पैर इनकम चाहिए थी, हो सकता है उसने पैसा उठा के प्रोडक्शन किया हो, बट नाउ दे हैव टू मेंटेन इन्वेंट्री स्टॉक। कंपनी पे बर्डन आया, इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए जगह चाहिए, जगह का खर्चा भी भरना पड़ा। इन्वेंट्री पुरानी भी हो रही है, शर्ट आउट ऑफ फैशन भी हो सकती है, देयर माइट बी मैनी थिंग्स। तो तीनों साइकिल्स के दौरान हमने एक चीज़ देखी कि हाउ एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्रोडक्शन, दे आर कनेक्टेड एंड दे आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। अब ये सब अगर कोई देख रहा होता कहीं पे, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो टाइमली करेक्शंस कर सकता था? जैसे अब मैं यहाँ पर इंड्यूस करता हूँ गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इज ऑब्जर्विंग दिस, गवर्नमेंट को दिख रहा है कि 2026 में कंपनी धोखा खाएगी, कंपनी को चोट लगने वाली है, क्योंकि शर्टें उतनी बिकने वाली नहीं है, क्योंकि पिछले साल की अनएम्प्लॉयमेंट का असर अगले साल दिखने वाला है। गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसीज़ में इस बार प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है, टैक्सेस रिड्यूस कर सकती है, और टैक्सेस रिडक्शन का सीधा सीधा बेनिफिट ये आएगा कि जो कॉस्ट ऑफ शर्ट है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट वो कम हो जाएगी। तो अगर लोगों के पास लेवल ऑफ इनकम कम भी है, तो भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सारी शर्ट्स वो एब्जॉर्ब करवा सकते हैं थोड़े से रेट डाउन करके। ऐसा करके भी उसके प्रॉफिट मार्जिन्स बने रहेंगे, क्योंकि उसकी लायबिलिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस कम हुई थी। इसका मतलब सरकार ने प्रोडक्शन हाउसेस को प्रॉफिटेबल बनाए रखा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जिम्मेदारी प्रोडक्शन यूनिट्स की है। हम उन्हें कोलैप्स होने नहीं दे सकते। बट ये किसने बताया गवर्नमेंट को कि आपको ये इंटरवेंशन करनी चाहिए? ये बताया उस थ्योरिस्ट ने जिसने ये रिलेशन फाइंड आउट किया। किसके बीच का रिलेशन फाइंड आउट किया? आउटपुट, दैट इज प्रोडक्शन, आउटपुट, इनकम, डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, कंजम्पशंस, ये सारी चीज़ों को स्टडी किया गया बहुत डिटेल में, और इनके बीच के इंटर रिलेशंस, इनके एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस,
और उस इन्फ्लुएंस के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट और उसके करेक्शंस किसी ने स्टडी किए और फिर वो सारे सॉल्यूशंस और रेमेडीज़ बताई, वो समाधान बताए जो चाहिए थे। अगर 2025 में एम्प्लॉयमेंट गिरने वाली थी, ऐसा दिख रहा था गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्हें पता ही लग गया था कि 2024 के एंड में इन्वेंट्री बढ़ गई है, गवर्नमेंट इज ऑब्जर्विंग। तो जब गवर्नमेंट देखे कि प्राइवेट सेक्टर इज नॉट केपेबल इनफ टू क्रिएट इनफ एम्प्लॉयमेंट टू एब्जॉर्ब ऑल 100 यूनिट्स ऑफ एम्प्लॉयज, then government can provide that extra 40 units of employment by initiating under the fiscal policy by investing themselves. फिस्कल पॉलिसी में 2026 में सरकार ने प्रोडक्शन यूनिट्स की मदद की टैक्सेस रिड्यूस करके, और लेकिन उसके प्रीवियस ईयर 2025 में सरकार मदद कर सकती है लोगों की एक प्रोजेक्ट चला करके। सरकार आई और सरकार ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की योजना के तहत सड़कें बनाने का, गाँव में सड़कें और कुएँ खुदवाने का काम चलाया और वो 40 लोग वहाँ एब्जॉर्ब हो गए। तो इससे एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी बनी रही, और अगर एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी बनी रहेगी, इनकम स्टेबिलिटी बनी रहेगी, तो इसके वाया प्रोडक्शन ऑटोमेटिक सपोर्ट हो जाएगी इंडस्ट्रियलिस्ट की, तो प्रोडक्शन एंड पे सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 2026 में जो वर्स स्टेट हमें जो बिगड़े हुए हालात देखने पड़ने थे वो देखने पड़ेंगे ही नहीं। लेकिन सरकार को फिस्कल पॉलिसी में कब क्या कदम उठाना है ये कौन बताएगा? एक साल में टैक्स घटा रहे हैं, दूसरे साल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट खुद कर रहे हैं। ये दो अलग अलग कदम हैं, इन दोनों के दो अलग अलग असर हैं। क्योंकि आप मनरेगा के वाया, अब ध्यान सोचो, इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे बैठा है, वो ये कहेगा कि गवर्नमेंट यू आर नॉट हेल्पिंग मी, यू आर नॉट हेल्पिंग मी आउट, एंड गवर्नमेंट विल से ओके होल्ड ऑन, आई एम हेल्पिंग यू। आप समझ नहीं रहे हो। कहते कैसे? कहते मैंने इनकम, आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन के बीच का रिलेशन समझ लिया है। जॉन माइनर्ड केन्स ने ये बता दिया है हमें, और इसकी वजह से हम आप ही की मदद कर रहे हैं। 2026 में पता लगेगा। अच्छा कहते वो कैसे? कहते 40 लोगों को हम रोज़गार देने वाले थे आप इस बार, हमने उनको रोज़गार दे दिया है और इससे एम्प्लॉयमेंट मेंटेन रहने वाला है। हम एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, इससे इनकम स्टेबिलिटी बनेगी, इससे डिमांड जो रहना चाहिए था वो रहेगा। आप एक्सपेक्टेड डिमांड के दम पे प्रोडक्शन कर रहे थे ना, उतना डिमांड आपको मिलेगा। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू गिव यू दैट डिमांड। और उस डिमांड को आप सेटिस्फाई जब करेंगे तो आपको मार्केट से वैल्यू भी मिलेगा। ये हुई आपकी हेल्प। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू एंड गवर्नमेंट विल से। तो इंडस्ट्रियलिस्ट खुश हो जाते हैं कई बार, जब आपने देखा होगा खबरों में, आप कहेंगे दैट कॉर्पोरेट सेक्टर इज हैप्पी बिकॉज गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू लॉट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स दिस ईयर। The government is going to induce many capital projects this year. Government is going to infuse 80,000 crores into the मनरेगा योजना। So वो खुश कहते ठीक ठीक ठीक। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा था, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा था, गवर्नमेंट ने डाल दिया उधर से, एम्प्लॉयमेंट बना रहेगा, मांग बनी रहेगी। So somewhere एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग जो रहती कंप्लीट वाली, कराएंगे अभी हम आपको, एग्रीगेट डिमांड विल देयर। तो दे फील कंफर्टेबल कि ओके बढ़िया है, आ रहा है उधर से। जैसे उदाहरण के तौर पे देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई। ठीक है, एक गांव में मान लीजिए कि 500 परिवारों का गांव है, सपोज कीजिए, तो मान लीजिए कि हर परिवार किसान ही का है, तो हर परिवार में साल का 6,000 रुपया आएगा। इज़ दैट क्लियर? तो 6,000 रुपया हर परिवार में आ रहा है, 500 परिवारों में 6,000 रुपया आ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कुल कितना आ गया, कितने टोटल अमाउंट कितनी पहुंच गई। 100 परिवारों में 6,000 आता तो कितना होता है? हाँ, तो 500 परिवारों में आया तो कितना है? फिर वही वॉवेल वाली बातें हैं। 6,000 फॉर वन फैमिली, सो फॉर 100 फैमिलीज 6 lakhs, सो फॉर 500 फैमिलीज 30 lakhs। 5 6 या 30, वो क्या रहा है तुम लोगों को? 30 lakhs ही होगा ना। अनिकेत को अभी कुछ डाउट है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। अनिकेत, इज देयर एनी प्रॉब्लम? 200 परिवारों के 12 लाख हो गए, और 300 परिवारों के कितने हो गए? 18 लाख हो गए। 400 परिवारों के मेरे बच्चे 24 लाख हो गए, तो 500 परिवारों का 30 लाख हो गया। टेंशन नहीं लेने का, ओके।
30 लाख रुपए इस गांव में इस साल आने वाला है। तो आसपास के जो छोटे छोटे अड्डे हैं, आसपास के जो छोटे छोटे कस्बे हैं, शहर बाजार हैं, उनकी रौनकें देख लेना। आप उस गांव के पास लगती मंडी में जाना और उस मंडी में पूछना, जो लोग खेतों में छिड़कने वाली दवाओं की दुकानें हैं, उनसे पूछना आपके हाल क्या है। कहते बढ़िया, सेल हुई इस बार जबरदस्त, 10 लाख का माल तो इसी ने बेचा है अकेले, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने मनी डाली उनकी जेब में। जब हमने उनकी जेब में पैसा डाला तो उन्होंने डिमांड क्रिएट की, और जब उन्होंने डिमांड क्रिएट की तो उधर से सप्लाई क्रिएट हुई, और जब सप्लाई क्रिएट होती है तो सप्लाई ही तो नेशनल इनकम है। एग्रीगेट सप्लाई इज द नेशनल इनकम। व्हाई? सप्लाई उसी का हुआ जो प्रोड्यूस हुआ, और जो प्रोड्यूस हुआ है आप जानते ही हैं, फिर वही तो हम प्रोडक्ट मेथड के बाद गिनते हैं। और सप्लाई उसी चीज़ का हुआ जो फेच हुआ, किसी ने डिमांड क्रिएट किया, सप्लाई को आपने सपोर्ट किया अपनी इनकम से, तो इनकम मेथड के वाया। सो ये किसने किया? ये दो लोगों, ये हाउस होल्ड्स और प्राइवेट सेक्टर के बीच में नहीं हुआ, थर्ड सेक्टर को आना पड़ा, दैट इज द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ने किया। इससे उस राज्य की, उस इलाके की खुशहाली आर्थिक तौर पे बनी रही, आर्थिक तौर पर ये खुशहाली बनी रही, दिक्कत की कोई बात ही नहीं आई। इज दैट क्लियर? दैट्स द सिस्टम। तो इस तरह से पॉलिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। किसी भी ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में पॉलिसीज का बहुत महत्व होता है। ठीक है, ऐसी बंद करी ओड़ा पहाड़ा वाली सीन च पहाड़ा च नहीं तक चाय चू पीण तो पहले नहीं करते होंगे, जिदा चिट्टा जा पै जाता बंदा चल गया। भरावा इन्ना जोर ला के समझाने, समझ ला, हाले तो भूमिका ही बनन डया मैं। तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि चैप्टर शुरू कर ला, क्योंकि भूमिका ही नहीं समझ आऊगी तो चैप्टर की पढ़ना। चैप्टर का ना ही नहीं पता लगूगा, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो गां करना की है फिर। अं वी आर गोइंग टू स्टडी कि कौन सी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं इनकम को। समझ में आई? दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो पॉलिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट भाई। पॉलिसीज हमेशा उन सिचुएशंस को मेंटेन रखने में कामयाब हो जाती हैं जिस सिचुएशन में सोसाइटी को बेस्ट ऑफ द बेनिफिट्स होने। जैसे उनमें से एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ कि सपोज कीजिए आइडियल कंडीशन क्या है कि टोटल डिमांड जो आ रही है टोटल सप्लाई हो, टोटल डिमांड के बदले टोटल सप्लाई। थोड़ी देर के लिए सोचो, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? कॉस्टली। डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो चीज़ें कॉस्टली हो जाएंगी। ये क्या हो गया? एक डिसइक्विलिब्रियम आ गया ना, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ ये। अब जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो कीमतें ज़्यादा बढ़ गई, तो जो करेंसी है, जो मनी है, उसकी वर्थ डिग्रेड हो गई, उसकी वर्थ डिप्रिशिएट हो गई, क्योंकि 100 रुपया पहले से कम चीज़ें खरीद पा रहा है। अब यही महंगाई है। और ये मनी का डिप्रिशिएट होना कितने बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करता है आप इमेजिन करिए। बैंकों में रखा हुआ आपका पैसा, उसकी वर्थ कमज़ोर हो गई, पड़े पड़े इरोड हो गई वैल्यू उसकी। हुई कि नहीं हुई? सेकंड, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे खिसक जाते हैं। पहले प्रतिदिन 100 रुपया कमा रहे हैं तो ज़रूरत की वो चीज़ें खरीद पा रहे हैं जिससे सपोज़ कीजिए कि 2400 कैलोरीज़ का टारगेट पूरा हो रहा है रूरल एरियाज़ में, और अर्बन एरियाज़ में 2100 कैलोरीज़ का। लेकिन उस 100 रुपीज़ की वर्थ गिर गई है, तो अब उस 100 रुपये में वो नहीं आ रहा है जिससे 2400 कैलोरीज़ टारगेट पूरा हो। अब सिर्फ 2000 कैलोरीज़ ही फैच हो रही है 100 रुपीज़ में। ये तो पॉवर्टी के नीचे आ गया। और जैसे ही गरीबी रेखा के नीचे आया, सरकार की जिम्मेदारी हो गई। समझिए इस बात को। सिर्फ एक करेंसी की वर्थ गिरने से कहानी किधर चली गई। सारा सिस्टम हो गया, बीपीएल हो गया, आदमी
खड़े पैर। और अब वो एक बीपीएल परिवार, सरकार की जिम्मेदारी है, अब उसे बीपीएल लेवल पे राशन, सारा फंड, सब कुछ देना पड़ेगा। और ये इस हालातों में सरकार उसे देगी जिस हालात में खुद सरकार को मार्केट से चीजें फैच करनी पड़ रही हैं, उस पैसे के साथ जिस पैसे की वर्थ गिरी हुई है। सरकार के ऊपर पड़ने वाला फाइनेंशियल बर्डन दो मुहा है। एक तो सरकार के सिर पे लायबिलिटी बढ़ी एक एक्स्ट्रा आदमी की, और दूसरा सरकार उसी लायबिलिटी को अब पहले से ज़्यादा पैसे खर्च करके पूरे करेगा, क्योंकि पैसे की वर्थ गिरी हुई है, क्योंकि उसे 25 किलो अनाज देना ही देना है महीने का। सरकार पहले वही 25 किलो अनाज कम पैसे में ले पा रही थी, ज़्यादा पैसे खर्च के लेना है। आप मुझे बताइए, सरकार के पास जो सरकार की फिस्कल पॉलिसी है उसके तहत सरकार का बजट घाटा होगा कि नहीं होगा? एक सरकार लगातार बजट घाटे में चल रही है इस तरह की लायबिलिटीज़ के कारण। ये सरकार भारत में या विदेशों में जाती है पैसा जुटाने के लिए कि मुझे हाईवे बनाना है, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लगाना है। तो जो इन्वेस्टर है वो गवर्नमेंट की प्रोफाइल को जब स्टडी करेगा तो वो ये कहेगा नहीं कि आप तो पिछले 3-4 वर्षों से अच्छे खासे वित्तीय घाटे में चल रहे हो, आप हमारे द्वारा लगाया गया आप पे जो पैसा है इसकी सर्विसिंग कैसे कर पाओगे आप? और आपके मुल्क में तो तेजी से गरीबी बढ़ रही है, और हर महीने हम सुन रहे हैं कि कई नए परिवार ऐड ऑन हो रहे हैं पीपीएल में, और आपके ऊपर वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है क्योंकि उन परिवारों की लायबिलिटी तो बढ़ी रही है। उस लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए जो आप मनी यूज़ करते हो उसकी वर्थ गिर रही है, तो चीज़ें महंगी ले रहे हो आप। ऐसे तो आपका वित्तीय घाटा बढ़ते जा रहा है। सरकार, मुझे उम्मीद नहीं है कि आप अपनी जो कमाई आप कर रहे हो उससे मेरा पैसा कभी वापस कर पाओगे। आप तो अपनी लायबिलिटी से ही कोप अप कर लो, वही बहुत है। हो सकता है सरकार पैसा ना जुटा पाए, और अगर जुटा पाए तो बहुत कॉस्टली पैसा जुटा पाए। सरकार को बहुत हैवी ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स विल बी वेरी हायर। ऐसे में वो इंटरेस्ट पेमेंट विल बी वेरी हायर वाला पैसा जो है, क्वेश्चन खड़ा होता है वो किस काम में लगा। सरकार लेकर के आई कि मैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगाऊंगी जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता, इनकम बढ़ता है ना, एम्प्लॉयमेंट इनकम ये सब क्रिएट होता, इन्वेस्टमेंट होती, इनोवेशन होता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता। सरकार ने देखा कि जब तक लेके आए उतने में और नए परिवार जुड़ गए इधर, ये लो। और 2013 में हम फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए हुए हैं, कानूनी अधिकार है भाई, तो देना ही पड़ेगा, मुंह नहीं मोड़ सकते है ना, अब उनका ये लीगल राइट है। तो हो सकता है ये और अनप्रोडक्टिव एरियाज में चला जाए पैसा। ऐसे में आप मुझे बताएं कि जो युवा इस सरकार से नौकरियां मांग रहा है, जो उद्योगपति इस गवर्नमेंट से अच्छी कनेक्टिविटी, 24 आवर पावर सप्लाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरिडोर्स या लैब्स मांग रहा है, अच्छे बंदरगाह मांग रहा है, मल्टी मोडल कनेक्टिव सिस्टम, रेल, वायु, जल और सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी को मांग रहा है, नहीं दे पाएंगे अगर हमारे उद्योगपतियों को, नहीं दे पाएंगे हम युवाओं को रोज़गार, और नहीं कर पाएंगे अगर हम नई रिसर्च और डेवलपमेंट्स, तो मुझे बताइए फ्यूचर में हम हमारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली, प्रोडक्टिवली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे? नहीं। तो क्या हम ग्लोबल प्लेयर्स के साथ हमारे खुद के और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में compete कर पाएंगे? नहीं। हम देखेंगे कि कुछ ही वर्षों में हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बहुत हेविली कॉम्प्रोमाइज हो गई, और इसका बड़ा रीज़न ये रहा कि हमने टाइमली इंटरवेंशंस नहीं किए जो जरूरी थे। और ऐसे में धीरे धीरे हम बाकी मुल्कों से पिछड़ जाएंगे, परमानेंट साइकिल क्रिएट हो जाएगा विशियस, कोई इन्वेस्टर हमारे मुल्क में नहीं आएगा, और जब निवेश नहीं मिलेगा तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो आप विदेशों से मंगाते हो उसके लिए तो डॉलर ही देना है, तो डॉलर कहाँ से लाओगे फिर भाई? फिर डॉलर लेने के लिए भारी भरकम कर्जे उठाने पड़ेंगे IMF से और दुनिया भर से, और ऐसी परिस्थितियों में मुल्क और ज़्यादा कर्जाई हो जाएगा। और दूसरी बात,
फिर हमें उन संस्थाओं की शर्तें माननी होंगी। एक तरह से हमारे देश के समाज के द्वारा अपनी चुनी हुई सरकार की नीतियों से समाज नहीं चलेगा, कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दिए हुए निर्देशों से समाज चलेगा। फिर वो तुमको बताएंगे कि अब लोन वापस कर पाओगे, इसलिए कर पाओगे ऐसे ही कि ये जो हम बातें कह रहे हैं इन्हें लागू करो जल्दी। तब तुम्हें फील होगा कि यार एक छोटा सा कदम इकोनॉमी की फील्ड में राइट टाइम पे नहीं उठाया, पॉलिटिकल फ्रीडम एनक्रोच हो गई यार। आज मेरे ही समाज, मेरे किसानों को मैं बचाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरे किसानों की जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो बहुत खर्चा लगता है उस पर, क्योंकि हमने अभी तक उतने इनोवेटिव बीज बनाए नहीं, क्योंकि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर उतना खर्चा किया नहीं। मेरे किसान को आज भी पानी इतना गहरा निकालना पड़ रहा है, उसका बिजली पे खर्चा बढ़ा आ रहा है। मेरे किसान को आज भी ऐसे टूटी फूटी सड़कों से जाना पड़ रहा है, उसका फ्यूल पे खर्चा बढ़ा आ रहा है। मेरे किसान के पास आज भी स्टोरेज फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, उसे औने पौने दाम में बाजार में बेचना पड़ रहा है। मेरा किसान अभी कमज़ोर है, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दबाव में आकर के मेरे भारत के बाज़ार को अंतर्राष्ट्रीय किसानों के लिए खोलना पड़ रहा है, और उनकी प्रोड्यूस से मेरे किसान की प्रोड्यूस ओपन मार्केट में compete कर रही है, जबकि मैं जानता हूँ कि ये लेवल प्लेइंग कंपटीशन नहीं है। मुझे मेरे किसानों को अभी प्रोटेक्शन देनी थी कुछ सालों तक, लेकिन मैं वो प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ही किसानों के लिए जो मुझे फर्टिलाइज़र चाहिए वो मुझे इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। वो मैं नहीं लाऊंगा तो खेती फेल हो जाएगी, और उसे इंपोर्ट कराने के लिए मुझे जो डॉलर चाहिए वो मेरे पास है नहीं, और वो डॉलर मुझे जहाँ से मिल रहे हैं वहाँ से शर्तें लागू हो रही हैं। मैं शर्तें मानता हूँ तो किसानों के खिलाफ़ जाता हूँ, मैं शर्तें नहीं मानता हूँ तो मैं किसानी के खिलाफ़ जाता हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या? अब मुझे बताओ पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये चैप्टर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए भाई। नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? घर पे बैठे बैठे क्या करेंगे, है ना? बैठे बैठे क्या करें? करना है कुछ काम, वो सब तो जमाने चलेगा। शुरू करो अंताक्षरी लेके हरी का नाम। पढ़ो और फील करो, और उसे लार्जर लेवल पे अप्लाई करो, और देखो कैसे काम करती है सोसाइटी। ऐसे काम करती, ऐसे ही बैठ के केन्स बैठ के देखता रहता था चीज़ों को, और जो उसने थ्योरी दी उसके फॉलोअर्स ने उसको माना, अप्लाई किया। वो सारे केनेशियंस कहलाते हैं, द कीनीशियंस। ओके, वो कौन कहलाते हैं दिव्या? कीनीशियंस। वो कीनिया के लोग मत समझ लेना, वो केन्स की बातें मानते हैं इसलिए कीनेशियंस हैं भाई। अरे अब्दुल, क्लास में लेक्चर लगा के बाद में कह रहे क्लिप हैं, यहीं पे फोकस लगाओ पूरे ध्यान से। इतनी जो मैंने पिक्चर बनाई है तुम्हारे सामने, अब मैं कुछ रीड कर सकता हूँ। कर सकते हैं कुछ रीड? चैप्टर पूरा कराते कराते बता दूंगा कि वाई पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट। अगर गवर्नमेंट उसी समय में, जब गवर्नमेंट देख रही है कि करेंसी की वर्थ कॉम्प्रोमाइज होने लगी है, डिमांड और सप्लाई में एक इम्बैलेंस आया है, डिसइक्विलिब्रियम आया है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, इन्फ्लेशन हो रहा है, कोई आ ही नहीं रहा बीच में। आप कह रहे हैं मार्केट फोर्सेस विल ऑटोमेटिकली डिसाइड एवरीथिंग। मार्केट फोर्सेस क्या हैं? डिमांड एंड सप्लाई। आप कह रहे हैं ऐसा होगा कि देखिए जब सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो चीज़ महंगी हो जाएगी, चीज़ महंगी हो जाएगी। इसके दो इम्पैक्ट आएंगे। सबसे पहले हर आदमी सोचेगा कि बड़ा महंगा बिक रहा, बड़ा महंगा बिक रहा, मैं भी बनाऊं। जैसे आइसक्रीम, पीछे बड़ा जलंधर में हो हल्ला चला था, कम बजट में भी अगर करोड़पति बनना चाहते हो आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा लो। कहते हैं आइसक्रीम में बहुत बिकती है। आज वो कोई रेडी दिखती नहीं जलंधर में। क्वालिटी वॉल्स थी, आज भी है ना, और एक हैवमोर वगैरह थी, वो आज भी है, और पार्ले थी, एक देसी जितनी थी, गुड्डी ब्रांड और पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड, सब फुर्र हो गए। क्यों भाई? क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, और बहुत ट्रस्ट, और पी के लोग उठे पड़ रहे हैं, घर जाके बीमार हो रहे हैं। और देखो अमृतसर में नकली शराब से कितने परिवारों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आज दिन तक कंपनी की बनी शराब पी के कोई मरा है? बाद में लंबे समय में मरते हैं लीवर खराब होके, लेकिन एकदम से शराब से तो नहीं मरते। लेकिन अब तक आप लोगों ने जब से सुना है तो कैसे सुना? जाली और नकली शराब। क्योंकि कोई स्टैंडर्ड्स नहीं, कुछ पता नहीं कि क्या डाल रहे हैं शराब में, क्या बना रहे हैं, स्पिरिट ही पिला दी। समझो बात।
बात को समझो। ऐसे ही हो गया आइसक्रीमों के साथ। तो अब क्या हो रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई तो ठीक है कि एकदम से जब देखा कि डिमांड बहुत बढ़ रही तो चीज़ बड़ी महंगी होगी, तो हर आदमी चाह रहा है मैं प्रोड्यूस कर करके मुनाफे कमा लूँ। तो देयर वुड बी मैनी प्रोड्यूसर्स, ऐसा इकोनॉमी कहती है। वो आएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो दो इम्पैक्ट आए मैंने बताया। एक तो प्रोडक्शन बढ़ेगी क्योंकि न्यू प्रोड्यूसर्स विल एंटर, सो प्रोडक्शन। और दूसरी तरफ चीज़ महंगी हो गई तो डिमांड भी घटेगी ना, डिमांड भी घटेगी ना। तो एक तरफ से देखिए प्रोडक्शन बढ़ रही है तो मतलब सप्लाई बढ़नी शुरू होगी, और एक तरफ से कंज्यूमर भी कहेंगे बड़ा महंगा हो गया, बड़ा महंगा हो गया, एक एक आम मत खाओ सारे, एक आम काट के तीनों खा लेते हैं। आम भी तो कितने बड़े बड़े, अद्धा किलो था आम बाउन। ऐसी तसल्लियाँ देंगे खुद को। ये तब तक होती हैं तसल्लियाँ जब आम 120-150 रुपये किलो होता है सफ़ेदा। मैं कहता हूँ इसी आम को जरा करके देखो 50-60 रुपये किलो। वही जो लोग पिछले हफ्ते तर्क दे रहे थे कि इतना बड़ा आम खाना नहीं चाहिए, पेट के लिए ठीक, सेहत के लिए ठीक, गर्मी भी हो जाती है और किसी भी चीज़ का एक्सेस बैड है, 50 रुपये करके देखो, तीनों अकेला अकेला आम खा रहे होंगे और फिर कहेंगे स्किन के लिए अच्छा है। इसमें बहुत ज़्यादा ये है, ये बहुत अच्छा है। इकोनॉमी ऐसा नाच नचाती है आदमी को कि उसको सपोर्ट करने के लिए थ्योरियाँ बना लेता है घर पे ही। तो कुल मिला के डिमांड जब बढ़ रही है, सप्लाई कम है, तो महंगाई देख के प्रोडक्ट महंगा हो रहा है तो प्रोड्यूसर्स बनेंगे नए, तो सप्लाई बढ़ेगी, इधर से डिमांड भी कट होगी, थोड़ा सा आप भी हाथ खींचेंगे तो फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सप्लाई देखिए बढ़ गया, डिमांड डाउन आ गया, मैच करेंगे, इक्विलिब्रियम। मार्केट फोर्सेस ये करेंगी। मार्केट फोर्सेस कितने टाइम में करेंगी, कब तक करेंगी? तब तक बैठे रहे, बर्बादी हो गई। अगर एक दिन तो आप लोग, कोई भी उदास आदमी, कोई भी बर्बाद आदमी, बिगड़ा आदमी एक दिन ठीक हो ही जाएगा ऐसा कहीं, पर वो एक दिन किस कीमत पे आएगा, कब आएगा? तो आप घर के किसी मेंबर को, यार दोस्त को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, उदास है, एक 2-3 दिन में नहीं तो 2-3 महीने, नहीं तो 2-4 साल में ठीक हो जाएगा, तब तक कुछ कदम उठा ले। इसलिए जैसे ही आप देखते हैं वैसे ही पूछते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पूछ पूछ के आप उसे इरिटेट कर देते हैं, उसकी उदासी आधी तो ठीक हो जाती है। कहता कुछ नहीं हुआ, और हुआ भी होता तो तुझे तो बताना ही नहीं था। ऐसे में आप हंगामा मचा देते हो, आदमी थोड़ा टेंशन शर्माने लग जाता है बाकियों से, और वो अपने आप ही भूल जाता है कि मुझे कुछ हुआ भी था, ठीक हो जाता है। समवन नीड्स टू इंटरवीन, सो देयर इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट और द इंस्टीट्यूशंस और द ऑर्गेनाइजेशंस, दे विल एंटर इनटू दैट। जैसे ही उन्होंने देखा इन्फ्लेशन हो रही है, वो कह रहे होल्ड ऑन, क्या हो गया, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, इन्फ्लेशन। उसी समय आरबीआई को बोला ओके मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स यूटिलाइज करिए जल्दी, है ना। जैसे उधर से ड्रोन आ रहे हैं, आपने उसी समय अपने इंटरसेप्टर्स एक्टिवेट किए, वैसे ही इन्होंने मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स एक्टिवेट कर दिए। और मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स ने क्या किया, क्या था, लोगों की परचेजिंग पावर रिड्यूस करो। खुद तो पता नहीं कब मन बनाएंगे कम खाने का, पर पहले हम परचेजिंग पावर तो रिड्यूस करें। लोगों की परचेजिंग पावर रिड्यूस करने के लिए मनी सप्लाई खींच लो, मनी सप्लाई खींचने के लिए रेट्स हाई कर दो, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दो, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी फॉलो करो, कॉन्ट्रैक्ट कर दो, ओके। कॉन्ट्रैक्शनरी दैट इज हॉकिश, हॉकिश स्टांस अपनाओ, डियर कर दो मनी को, मनी डियर हो गई अब। ये है क्वांटिटेटिव टूल, यहां से अप्लाई किया जाएगा। और दूसरी तरफ वो गवर्नमेंट से कहेंगे प्लीज डेफिसिट फाइनेंसिंग थोड़ा कम करें, खर्चा कम करें आप प्लीज, इधर से आप खर्चा कम करें, थोड़ा सा आप खर्चा कम करेंगे, लोगों की जेब में कम पैसा आएगा, थोड़ा आप भी खींचिए, थोड़ा सरकार भी खींचेगी, और थोड़ा आरबीआई ने भी खींच लिया पैसा। और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे गवर्नमेंट, पिछले ही महीने इन्फ्लेशन के आंकड़े पता नहीं कहाँ जा रहे थे, और 15 ही दिनों में, 20 ही दिनों में कहेंगे ना इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, द कंज्यूमर प्राइस हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अंडर कंट्रोल, इट इज इन द रेंज ऑफ 4%। ओके रिपोर्ट, कोई आया और उसने ठीक कर दिया। ये कौन आया? ये जो आया इसको रोल पता है कि डिमांड क्या कर सकती है, इसको पता है डिमांड किससे चल रही है, इनकम। इसको पता है इनकम किससे चल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट 4-4, 5-5, 6-6% पे इंटरेस्ट मिल रहा है, और रियल एस्टेट बिल्डर पैसा बैंकों से उठा उठा करके प्लाट ले लेके बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं। और एक बिल्डिंग बनाना मैंने रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया, फिर स्टोन कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग मैसनरी वर्कर, सबको जॉब देना। कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्रिएट कर रहे हो आप, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो सस्ता क्रेडिट, मतलब
इजी कैपिटल, सस्ती पूंजी, सस्ता कैपिटल। सस्ता कैपिटल मने इन्वेस्टमेंट, मने मोर इन्वेस्टमेंट, मोर इन्वेस्टमेंट मने मोर जॉब क्रिएशन, बिकॉज मोर इन्वेस्टमेंट विल क्रिएट मोर डिमांड, डिमांड फॉर सीमेंट, डिमांड फॉर रॉड, आयरन रॉड्स, डिमांड फॉर ब्रिक्स, डिमांड फॉर एवरीथिंग। और जिस भी होलसेलर से वो सब आ रहा है, जिस भी माइनिंग से वो सीमेंट आ रहा है, वहां जॉब क्रिएट होगा कि नहीं? सो मोर इन्वेस्टमेंट मने मोर इनकम, मोर इनकम, मोर इनकम मने मोर स्पेंडिंग। आज बेटा आज दिहाड़ी लगी है, साहब ने 3 कोठियाँ शुरू की, आज ही 1000 रुपया दिया आज खुशी से। अपनी ज़रूरतें ही कितनी है बेटे, खाओ पियो मजे लो। दिहाड़ीदार बंदा ज़्यादा ब्रॉड हो, ज़्यादा मतलब होता है तगड़ा। कहता आज क्या मांग रहा था, परसों क्या मांग रहा था, फालूदा क्या ले गया। ऐसी चीज़ें बहुत, 2 लीटर की कोक ले आते हैं, ब्रिक ले आते हैं एकदम से बड़ा सा। कभी देखना, हम लोग रहे हैं फैमिलीज, हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, हमें पता है इन सेंटीमेंट्स का। तनख्वाह आई नहीं, या कहीं से कुछ इंक्रीमेंट आया नहीं, या कोई पैसा एक्स्ट्रा आया नहीं, बोनस वोनस, तेरी 2 लीटर कोक, ब्रिक, पता नहीं क्या क्या, कट्टो गए खाओ, एक्स्ट्रा खाते, मिठाई उठुई खाओ बने बराबर, भूल जाते हैं कि कोई इमरजेंसी भी आ सकती। पता है क्यों? वो क्या कहते हैं, कहते हैं 1000 रुपये का क्या जोड़ना। वो ये कहते हैं 1000 रुपये का अब क्या सेव करें। इकोनॉमिस्ट तो ये कह रहा है कि 800 खर्चो, 200 सेव करो। वो कह रहे भरावा जा, आज है कल है नहीं, आज मिले हैं दर्शन हुए माया के, खर्चो। वो इसलिए इस टेंडेंसी से उड़ा देते हैं। जिसको नित 1000 मिल रहा है रोज एक्स्ट्रा, वो कहेगा, कहता है यार ये क्या बात है, क्या खर्चा ब्रिक और कोक। 1000 रुपये को रोज अगर 500-500 जोड़ूँ मैं, तो महीने का 15,000 बनता है। 4 महीने भी जोड़ लिया 60,000, 18 कैरेट 1 तोला बन जाएगा। जोड़ते हैं, छोड़ते हैं। जिसको कहीं पूनम के चांद की तरह कहीं 1000 फालतू मिला, वो कहाँ जोड़ेगा, वो खर्चेगा। इज दैट क्लियर? ये भी स्टडी करना है हमें। कंसिस्टेंट इनकम सेविंग को प्रमोट करती हैं। इसे पूनम के चांद की कहानियां ना समझ लेना, ये तो मैं इसे बता रहा हूँ, करना हमें ये भी है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा लिखे हुए कि टेक्निकल में ना डूब जाओ। समझ रहे हो बात? तो easy credit will ultimately increase the investment. Why? It will reduce the cost of capital. Easy credit capital का cost reduce करेगा, इससे investment बढ़ेगा, and ज़्यादा investment ज़्यादा income को generate करेगी, ज़्यादा income ज़्यादा expenditure को support करेगा, और ज़्यादा expenditure बोले तो ज़्यादा consumption, बोले तो ज़्यादा demand, और ज़्यादा demand और less supply, ज़्यादा demand और same supply मने inflation। तो फिर रोकने ठीक भी किधर से करना है? नॉट इजी मनी, नॉट इजी क्रेडिट। इजी क्रेडिट, इजी मनी नहीं, डियर मनी, कॉस्टली क्रेडिट। नाउ द क्रेडिट इज कॉस्टली। 4 कोठी बनाने का प्लान किया था, कहता 2 ही बनाते हैं यार, बहुत महंगा, पैसा नहीं मिल रहा। 4% ब्याज लगा, 8% हो गया। एकदम से कॉस्ट ऑफ कैपिटल हायर और एकदम से इन्वेस्टमेंट लोअर, तो उतनी ही कम रेता, कम बजरी, कम सीमेंट, आगे उतनी कम माइनिंग, उतनी कम जॉब, और उतने ही कम लेबर को जॉब। तो इनकम रिड्यूस्ड, अनएम्प्लॉयमेंट मोर। या तो वेजेस घटेंगे या अनएम्प्लॉयमेंट होगी, दोनों में से एक ही चीज़ होती है। अगर तो सारे 30 के 30 लोगों को आज भी कंटिन्यू कराना है, तो उन्हें कहना देख भाई कल 500 दिहाड़ी थी, आज 300 ओके, क्योंकि मेरे जेब में पैसा कम है आज। या फिर 30 लोगों में से 10 बंदे बैठ जाओ, 20 काम पे आ जाओ, 500 दे दूंगा। ऑप्शंस आर 2, ईदर यू हैव टू रिड्यूस द वेजेस और यू नीड टू कट द मैन फोर्स। सही है कि नहीं है? ऐसा ही होता है कि नहीं? सही होता है, यही जिंदगी है। तो जैसे ही इनकम कम हो गई या जैसे ही बेरोजगारी हो गई, वैसे ही वो घर आया, कहते पापा आपने कहा था बर्थडे पे साइकिल, चुप होकर बैठ जा, चुप करके बैठ। आज ही आधी दिहाड़ी पे घर भेज दिया मुझे, साइट चल नहीं रही, 2-3 दिन काम नहीं मिला ना, कुछ साइकिल वाइकिल कुछ नहीं, खाने पीने को भगवान दे रहा है, भी शुक्र मनाओ कि रोटी दे जा रहा है दाता। सारी लाइनें चेंज, माहौल बदल गया, घर का एक्सपेंडिचर चेंज, सब बदल गया। ओके, जैसे ही एक्सपेंडिचर कम, डिमांड कम, जितनी का सप्लाई है वो मैच हो जाएगी डिमांड से, इक्विलिब्रियम, महंगाई कंट्रोल। तब चैन की सांस लेगी सरकार। कहते शुक्र है, ये तो ब्रिक खा खा के पागल हो रहे थे, ये तो कोक पी पी के पूरा नाच रहे थे, मसा ही इनका रोका है हमने। ये सब ऐसे सरकारें खेलती। लेकिन
सरकार अगर सजग है, जाग रही है, सक्रिय है, तो ही खेल पा रही है। और सरकार कितनी सजग है, कितनी सक्रिय है, कितनी जाग रही है, ये तो सरकार की नीतियों से ही पता लगता है, पॉलिसीज। और पॉलिसीज अगर एप्रोप्रिएट हैं, ऑन टाइम है, रिलेवेंट हैं, तो सोसाइटी उतनी ही स्टेबल है, हेल्दी है, प्रोग्रेसिव है। क्योंकि यू कैन मैनेज योर इकोनॉमी देन इन अ गुड हेल्थ। हाउ कैन यू डू ऑल दीज एक्टिविटीज? हाउ कैन यू फॉर्म राइट और रिलेवेंट पॉलिसीज? हाउ कैन यू असेस द राइट सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, द मार्केट? You need some sort of education, you need some sort of models, theories, some sort of ideas, principles. Those models, those theories, those ideas, those principles are part of this chapter, that is determination of income and employment. Okay, here you are going to find out the determinants of, what are the determinants of income, which things are determining the income, what are the determinants of employment. एक आदमी गुस्सा हो गया, गुस्सा तो आप पता लगा रहे हैं, what are the determinants of his anger. ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਭੁੜਕਦਾ। तो जैसे ही आपको पता है तो आप किसी दूसरे को बताएंगे, एक बात करनी है आपसे अकेले में, आप कहेंगे हाँ ये इन बातों पे बहुत उछल जाता है, ऐसी बातें मत करिएगा। आप कहते हैं मैं समझ गया, मैं समझ, ये बातें इसे गुस्सा दिलाती हैं, ये इसकी डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंगर हैं। कहते हैं हाँ नहीं करेंगे, दैट्स ऑल। ऐसा करते हो कि नहीं सही लाइफ में, कि ये चीज़ें इसे बहुत खुशी देती हैं, ये चीज़ें इसे बड़ा दुख देती हैं, गुस्सा दिलाती। तो ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ों से इनकम होती है, कुछ कुछ चीज़ों से एम्प्लॉयमेंट होती है, और कुछ कुछ चीज़ों से फिर नहीं भी होती है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. If we can understand those determinants, then we can use them to increase the income or to reduce the income, or simply you can say that to regulate the income. Okay, if we can understand them, we can ultimately increase the employment, or we can simply reduce the employment. So we can regulate the employment. Okay, तो जैसे हमने नए 2 तरह की किस्म बनाई है चावल की जीन एडिटिंग करके। ये कैसे बनता है? जो पहले से पड़ा चावल है उसके जीन में जाके उसका जेनेटिक मेकअप देख लिया, उसके डीएनए में जाके, और जैसे ही उसका जेनेटिक मेकअप देख लिया तो पता लग गया कि इसके बिहेवियर को, इसके गुणों को कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं। जैसे आप जब हंसते हो तो किसी कारण से हंसते हो, वो क्यों हंसते हो, कौन से हार्मोन हैं जो हंसाते हैं? तो वो इसलिए क्योंकि आप इंसान हो, इंसान का खास तरह का डीएनए होता है, उसमें एक जेनेटिक मेकअप है, उस जेनेटिक मेकअप से डिसाइड हो रहा है आंखें, आंखों का रंग क्या है, कैसा फेफड़े कैसे काम करेंगे, सांस कैसे लेते हैं, इंसानी शरीर किस तरह से बिहेव करता है। और उसी जेनेटिक मेकअप में अगर कोई डिस्टॉर्शंस हो जाती हैं तो वो बच्चों में कमियां आ जाती हैं। इसके टेस्ट होते हैं, पता लगाए जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, तो अगर जेनेटिक मेकअप अच्छे से स्टडी कर लिया गया हो और पता हो कि ये चीज़ इसको पैदा करती है, तो हम उसको सेट करके उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो ठीक इसी तरह से जैसे लिविंग थिंग्स में ये बदलाव लाए जाते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस समय लिविंग थिंग्स के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं और बहुत बारीक जा रहे हैं, ताकि हम वहाँ पे भी सारे लीवर क्रिएट कर लें कि उन्हें भी हम कंट्रोल कर पाएँ। कि हम जैसे एक राइस है, सूखता क्यों है, सूखे हालात उसे कैसे प्रभावित करते हैं, बस उस चीज़ को स्टडी करो, आप उसे ड्रॉट से बचा लोगे। ज़्यादा खड़ा पानी यानी कि फ्लड उसे कैसे प्रभावित करता है, इस चीज़ को पता कर लो तो फ्लड से बचा लोगे। जैसे सिंपली आपको ये पता लग गया कि ये सोया हुआ बच्चा धूप में रोने लगता है, तो आप एकदम से आंचल कर दोगे छाँव। सिंपल, दैट्स ऑल। ओके, तो इस तरह से बॉडी वर्क करती है। जैसे एक आदमी को ज़्यादा धूप लगती है, दूसरे को लग ही नहीं रही, क्योंकि वो कई दिनों से खेतों में काम कर रहा है, तो उसकी स्किन उतनी हार्ड और उतनी ही डार्क हो गई है, अब उसको असर ही नहीं हो रहा, बॉडी ने रिस्पॉन्स किया। समझ रहे हैं मेरी बात? साइंटिस्ट इसे समझ लेते हैं और वैसे ही फसलें किस्में बना लेते हैं। ऐसे इकोनॉमी में अगर आपको डिटर्मिनेंट्स क्लियर हो गए इनकम और एम्प्लॉयमेंट के, अगली कहानी बन जाएगी, हम सेट कर लेंगे सब कुछ। इज दैट क्लियर? So in this chapter we will follow